Hello student, very good morning. Myself Avino Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Balganj. And today I am going to start class 9th Physics, Work, Power and Energy. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो ने हमने NCERT एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विल ऑल योर माइट एंड फॉल टू मूव इट, वेयर इज एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मस्कुलर एनर्जी यूज़ करेंगे और वे जो एनर्जी है वे रॉक में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे सम एनर्जी इन ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कुछ एनर्जी जो होगी वो हीट एनर्जी के रूप में पाई जाएगी। अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी कॉजेज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड फैटिगू ऑफ द पर्सन। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्रिएट होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया गया है, 250 है, और एक यूनिट इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ठीक है, तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे जूल में। तो क्या करेंगे, 1 यूनिट को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, टेक g इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड²। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या किया जा रहा है, 5 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे P इक्वल टू mgh। यहाँ पे m दिया हुआ है 40, g है 10 और h है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 2000 जूल आ जाएगा। जब वह फॉल करना शुरू करेगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी जो कि 1000 जूल होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो लॉस होगी, उसकी वैल्यू 1000 जूल होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो वहाँ भी फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि ये किस प्रकार से ऐसा होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज़ ज़ीरो। यहाँ पे ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द सैटेलाइट इज अकॉर्डेंस एक्सिलरेटेड टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ जो है वर्क डन जीरो कैसे होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे W इक्वल टू FD cos थीटा। जहाँ cos थीटा की वैल्यू जो होगी 90 होगी, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ओवरऑल 0। तो इस तरह से हमने जाना कि
ग्रेविटी के द्वारा सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ वर्क डन कैसे करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी फोर्स लगाने के बिना भी डिस्प्लेसमेंट होगा। थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड एंड टीचर्स। तो बिना फोर्स लगाए अभी तक तो आपने जाना था कि डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ with uniform velocity unless until extended unbalanced force act on it। मोशन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। Hence there can be displacement if object move along a frictionless surface in free space। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लेन सरफेस पे है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। और हम सभी जानते हैं कि स्पेस में जो होता है वो फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer। एक पर्सन है, वो क्या करता है, भूसे का बंडल जो है अपने सिर पे 30 मिनट तक रखता है और वह थक जाता है। क्या उस व्यक्ति के द्वारा वर्क डन किया गया या नहीं, इसका आंसर बताना है। तो आंसर होगा नो, because he has not done any work and his displacement is zero। क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, रेस्ट में खड़ा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाने की वजह से वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ rated 1500 watt, how much energy does it use in 10 hour। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेट है 1500 वाट, तो वह 10 घंटे में कितनी एनर्जी लेगा। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, W/T, या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम यहाँ पे निकालना है, तो एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पावर दिया हुआ है वाट में, तो इसको किलोवाट में बदलेंगे। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। ठीक है, तो यहाँ वाट को किलोवाट में बदलना है, तो 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 15 किलोवाट आवर आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच ऑकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउड टू इट्स लोकेट। व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट? व्हाट हैपेंड टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली? इज इट वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिस्कशन यहाँ पे होता है, जहाँ पे एनर्जी चेंज होती है जब हम पेंडुलम को एक साइड से छोड़ा जाता है तो वो ऑक्सीलेट करता है, इस दौरान वो एनर्जी क्या करता है, चेंज करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट? बॉब जो है वो रेस्ट में क्यों नहीं आता, रेस्ट में क्यों आता है? What happened to its energy eventually? इसके अलावा क्या वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन करता है? तो आइए जानते हैं। सिंपल पेंडुलम का आप डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे हैं।
ये सिंपल पेंडुलम जो है टू और फ्रो मोशन करता है, ये सभी जानते हैं। तो कंसीडर ए पेंडुलम, द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पेंडुलम एट ए पॉइंट आपको दिख रहा है, इज इम्पेरिड बाय द मस्कुलर एनर्जी। यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? मस्कुलर एनर्जी। व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज, जब पेंडुलम को छोड़ा जाएगा, इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड पॉइंट ओ, यह ओ पॉइंट की ओर मूव करना शुरू करेगा। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, मोशन करते समय हर पॉइंट पर क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एंड इट पोटेंशियल एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, वहीं दूसरी ओर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटने लगेगी। द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला यहाँ क्रिएट होगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस इक्वल टू गेन in its kinetic energy. At point O, the potential energy of the pendulum is reduced to zero. Potential energy क्या होगी? ये जो पहले ज़्यादा थी वो बाद में O पॉइंट पे आने में वह जीरो हो जाएगी। The kinetic energy of the pendulum at this point is maximum. लेकिन O पॉइंट पे kinetic energy क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसी तरह से hence due to large inertia of motion, the pendulum overshoot position O and rises up to point B. लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, या कह लें मोशन करते समय ज़्यादा इनर्शिया के कारण, ये पेंडुलम फिर से कहाँ जाएगा? बी पॉइंट तक पहुँचेगा। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन फ्रॉम O टू B, देयर इज़ कॉन्टीन्यूअस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम के काइनेटिक एनर्जी में लगातार गिरावट होगी। हाउएवर द पेंडुलम गेन हाइट एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी राइजेस कंटिन्यूअसली। लेकिन यहाँ पे पेंडुलम जो है हाइट को क्या करेगा? गेन करेगा, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली एट पॉइंट बी, एनर्जी ऑफ पेंडुलम बिकम्स जीरो। फाइनली क्या होगा? बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पेंडुलम की जीरो हो जाएगी, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं। एंड पेंडुलम कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट, और बाद में पेंडुलम रेस्ट में आ जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम एट दिस पॉइंट इज मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू दैट एट पॉइंट ए। और ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी, बी और ए पर इक्वल होगी और मैक्सिमम भी होगी। क्यों? बिकॉज पेंडुलम राइजेस टू द सेम हाइट। ओ से ए की हाइट और ओ से बी की हाइट दोनों क्या हैं? सेम होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम तो होगा, लेकिन दोनों पॉइंट पर मीन्स ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। हैंस इन इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मोशन के दौरान ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में टोटल जो एनर्जी है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड पेंडुलम ऑसिलेट। और ये साइकिल जो है इसी तरह से रिपीट होता रहेगा और पेंडुलम ऑसिलेट करता रहेगा। हाउएवर द पेंडुलम कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम बिकॉज सम वर्क इज डन बाय एट अगेंस्ट एट एयर रेजिस्टेंस। पेंडुलम जो है कुछ समय के बाद रेस्ट में आएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के कारण, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करेगा, जिसके कारण पेंडुलम रेस्ट में आ जाएगा। इफ़ द पेंडुलम ऑसिलेटेड इन एक्सुएटेड चैम्बर, यदि हम पेंडुलम को इवैक्यूएटेड चैम्बर में रख दें, इट वुड कीप ऑन ऑसिलेटिंग फॉर एवर। तो यह पेंडुलम जो है लगातार मोशन करता रहेगा विदाउट कमिंग टू रेस्ट।
बिना रेस्ट में आए हुए ये इवैक्यूएटेड चैम्बर में लगातार मोशन करता रहेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।